तो अगर फजल रहमान साहब आपके साथ आ जाते हैं इस पे तो 213 से आप हो जाएंगे 221, बाकी 3 वोट कहाँ से लाएंगे? 224 चाहिए आपको कौमी असेंबली में, वहाँ चाहिए 64। शहजाद साहब, सेनेट के और अरकान नेशनल असम्बली ने ही वोट करना है, कोई फरिश्तों ने तो आके वोट करना नहीं है। और आप देखेंगे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, में आप फरिश्तों को वैसे इल्जाम ठहराते रहे कि वो आके कतल नहीं, और आप ये देखेंगे बिठा देते हैं। मैं आपको इतने वसूख से ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक ओपननेस, क्योंकि आई एम श्योर ऑपोजिशन इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करेगी कि कौन कौन वोट कर रहा है इसमें, और वो हेड काउंट जब दिया जाएगा तो नहीं हो सकती ना। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, जो पीटीआई का है, वो तो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह इस वक्त जो मौजूद है उसका तो वोट गिरा नहीं जाएगा। देखें, अभी एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया है 12 जुलाई के हवाले से। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िल वक़्त जो वो 41 उम्मीदवार हैं जी, या जिन्होंने अपनी बयान हल्फियाँ पहले दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। आइन और कानून में तो 3 दिन लिखा है कि 3 दिन में आपने अपनी बयान हल्फी पार्टी एफिलिएशन की जमा करवानी है, लेकिन तशरीह की गई उसकी 15 दिन की, और उसी के साथ ना वो आसमान में है ना वो ज़मीन पे हैं। अभी फिल वक़्त देयर इन द लिम्बो, और नॉट ओनली द लिम्बो, उसके साथ साथ आप ये देखें वो हवा में है और उनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी क्लैरिटी के लिए गया है, और इसी तरह पीटीआई भी गई है सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए कि उनको डायरेक्शन दी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपकी नजरें उन 41 अरकान पर हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट एफिडेविट जमा करवाएं और फिर पार्टी उसको इंडोर्स करे कि आपके अरकान है या नहीं। उन 41 लोगों पर आपकी उम्मीद है? देखें, आप इसकी कैलकुलेशन ज़रूर कर लें, देख लें कि कितनों ने जमा कराए हैं और कितनों ने नहीं जमा कराए, और एक लीगल राइट ज़रूर मौजूद है उनके पास। 63A की एक जजमेंट का हवाला तो आपने दिया, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग का उन पे 63A का इतलाक नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल इतलाक नहीं होता, फिर वो अपना आज़ादाना फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फैसले पे मुकम्मल अमल दरामद ही नहीं हुआ है इस वक्त तक, क्योंकि जिन आप बात करें 41 ने सर्टिफिकेट जमा कराया, उसमें से मेरे ख्याल से 38 ने तो करवा दिया है, तो 38 ने अगर करवा दिया है तो उनका भी स्टेटस तो क्लियर नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक। देखें, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिल वक़्त जो उनका स्टेटस है वो हवा में है, और वो किस तरफ जाएंगे या क्या वो ऑप्शन लेंगे ये उनके ऊपर है। तो किन लोगों ने एफिडेविट नहीं जमा करवाया पीटीआई से वाबस्तगी का अब तक आपकी खबर के मुताबिक? मैं इस पे कोई कैलकुलेशन तो नहीं रखता, मैं वैसे भी हिसाब में थोड़ा कमज़ोर हूँ। मैं ये ज़रूर नाम में तो कमज़ोर नहीं होंगे, नाम तो याद रहते होंगे, कतई नहीं हूँ शहजाद साहब, लेकिन इसको आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जब सेनेट में, मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जिनके हवाले नेशनल असेंबली में आप देखेंगे तो ये ओपन एक वोटिंग होगी, और इसमें आपको नजर आ जाएगा जब हेड काउंट होगा। कुछ अर्से पहले तक ये कहा जा रहा था कि पीटीआई के 3 ऐसे लोग हैं जो आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, उसमें से रियाज फतियाना साहब, महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ। कहा जा रहा था कुछ अर्से पहले तक इन्होंने अपने एफिडेविट नहीं जमा करवाए, इनमें से कुछ जो थे शायद मुल्क के बाहर थे, लेकिन वो कह रहे थे हम पीटीआई से वफादार हैं और पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। क्या ये 3 अरकान हैं जिनके वोट से आप उम्मीद लगा के बैठे हुए? देखें, आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आयज़ और नेज़ होगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, तो ये आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। और इवन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें या पीटीआई कहें, उनके अगर अरकान जो आज़ाद हैं, जिनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, जो हवा में हैं, वो भी आपको नजर आ जाएंगे किस तरफ। और ये आइज एंड नेस कल हो जाएगा या पहले कमेटी में भेजेंगे, वहां बहस होगी प्रॉपर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे, फिर फैसला होगा कि इसको पास? देखिए, एक्सपेक्टेड है कल ले हो जाएगा, और वेदर वो पहले सेनेट में ले होता है या नेशनल असेंबली में, वो येट टू बी सीन है। लेकिन जब ले होगा तो डेफिनेटली जो दीगर प्रोसीजर है उसको अमल में लाते हुए वो तमाम बुलडोज तो नहीं करेंगे ना, बहस तो करवाएंगे ना। एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, पहले भी जब आईनी तरमीम आई थी बड़ी बहस हुई थी, और ये तो मामला भी इतना हसास है। जी बिल्कुल, उसमें बहस होती है, और कई दफ़ा रूल्स भी परमिट करते हैं कि आप यू कैन डू अवे विद द कमिटीज एज वेल। तो ये इरादा है? नहीं, इरादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तमाम तर पार्टी, एक तरफ इस पे अगर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है कि पार्लियामेंट को चलाना कैसे है, दूसरी तरफ से अगर आप कल कहेंगे कि हम रूल्स को अमेंड करके या रूल्स इसकी इजाजत देते हैं कि बहस ही ना कराएं, तो एक नया रौला पड़ेगा ना। देखिए, एक चीज़ ज़रूर क्लियर मैं आपको इस पे करूंगा कि तमाम तर पार्टीज़ अगर जब इसका मुसवदा देखेंगी, उनके सामने होगा, तो ये ऐन मुमकिन है और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो इससे इत्तेफाक भी करें तमाम पार्टी। अच्छा,
और ये जो अगर लेट्स सपोज ये फजलरमान साहब भी जो कहते हैं सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, और अगर आप कोई ऐसा पूल बना देते हैं 4-5 जजेस का, यही है ना जो ज़ेर बहस हो रही है बात इस वक्त कि 4-5 जजेस होंगे टॉप 5, उनमें से एक चीफ जस्टिस मुकर्रर होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी उसकी? उसमें सदर पाकिस्तान अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो अभी है, आप तो उसको अमेंड करने जा रहे हैं ना? नहीं, अभी तो क्योंकि बहस ही नहीं ना कौन बनेगा उसमें इवन कि अगर बिल फर्ज अमेंडमेंट आती भी है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन चूज कौन करेगा नाम? वो किसका इख्तियार होगा? देखिए, आजम का होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत के बाद होगा, क्या होगा, क्या मैकेनिज्म क्या ये अभी इसको इतना ओपन ना करें, वो जब मैकेनिज्म आएगा वो आपके सामने ही होगा अगर बिलफर्जी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन अखिल साहब, इससे तो फिर एक बहस शुरू हो जाएगी दोबारा, जो कि माजी में हमारी सियासत और जुडिशरी की तारीख में होती रही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ जाएगी अगर ये इख्तियार वजीर आजम के पास या हुकूमत के पास होगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा। सज्जाद अली शाह साहब का आपको याद है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको अपॉइंट किया था, 2 जजेस को उन्होंने सुपरसीड किया था, और इसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला भी, उनका जो नोटिफिकेशन था चीफ जस्टिस बनने का उसी को मुअत्तल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था उसके बाद। देखिए, हुकूमत कोई भी मावरा आइन काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, और कतन ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो मावरा आइन है या इन एक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसको बिल्कुल नहीं लेके आएगी। और ये अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मसवदा जब आएगा तो आप इसमें पूरा मैकेनिज्म भी दिया गया होगा और आप इत्तेफाक भी आ सकती है, लेजिस्लेशन आ सकती है, बट हमेशा ये देखा जाता है कि उसका फ़ायदा क्या है। अब 10-11 साल पहले जब हमने ये 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम की तो ये हमने तय किया कि नहीं, क्योंकि ये मामला पोलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, इसलिए हम आइन में लिख देते हैं कि सीनियर मोस्ट बनेगा। इसको चेंज करने की कोई मंतक तो होनी चाहिए ना। हर 10 साल बाद हम ये तो नहीं कर सकते कि नहीं, जज की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार ही चेंज कर दें। कोई एवोल्यूशन थोड़ी भी है इसमें। नहीं, अगेन देखें, मैं जिस तरह आपको गुजारिश की कि खाली सीनियरिटी के ऊपर बात नहीं है, तो बात के ऊपर ले आए। मैंने यही कहा आपको कि 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। उसमें हतमी तौर पे जो है ऑप्शन या ऑप्शंस का कहा जाए अगर, तो वो उसकी मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में सीनियर मोस्ट जज की ये राय थी कि अगर आपने एज के हवाले से भी काम ये करना है तो 2032 तक तो जो जजेस ने बनना है चीफ जस्टिस, उनको पता है वो जुडिशरी में मौजूद है। अब जो अगर करना है 2032 के बाद कर लें, ताकि फिर किसी के ऊपर दबाव ना पड़े कि उसने क्या फैसले देने, अगर उन्होंने चीफ जस्टिस की रेस में आगे आना है तो इसको मुतनाज़ा ना बनाए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, ये पंगा क्यों लेने जा रही है, जहाँ एक तरफ ऑपोजिशन आपके सामने है, वहाँ पे आप जुडिशरी को भी मुमकिन तौर पे अपने खिलाफ कर सकते हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? 212 की आपकी मेजॉरिटी है, कोई आपकी हुकूमत को खतरा नहीं है, मंतक क्या है इस वक्त? खतर नहीं शहजाद साहब, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि लीगल रिफॉर्म्स हैं और उन लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स भी हैं और उन पे भी काम हो रहा है। और कतन ये अगर कहा जाए कि 2032 से शुरू करें तो टाइम इज़ नेवर राइट। और हमेशा आपको, क्योंकि आयल की दूसरी साइड से यही तो बड़ा तनकीद आ रही है कि ये अभी ना करें, ये शायद किसी एक जज की रिटायरमेंट के बाद कर लें, तो देखिए ये तो कभी भी ये दुरुस्त नहीं होता। और क्योंकि जो चीफ जस्टिस इस वक्त हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में कोई महीना 1.5 महीना रह गया है। जो अगले आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके पास तो वैसे ही 3 साल है, तो वहां से शुरू कर दें कि 3 साल के लिए आपका टर्म फिक्स कर देते हैं अगर ये करना है आपने। मतलब ये अगर आप आउटगोइंग चीफ जस्टिस के हवाले से करेंगे तो ज़्यादा मुतनाज़ा बनेगा, जो कि बन रहा है इस वक्त। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि आइनी तरमीम में उम्र के हवाले से, अगर उम्र की तोसी के हवाले से अगर कोई आती है और मुसवदे में चीज़ ऐसी रिफ्लेक्ट करती है आइनी तरमीम में, तो उनको तो वैसे ही 3 साल मिलेंगे इन आइदर ऑफ द केसेस। तो ये भी तो आप देखें कि कैलकुलेशंस तो हैं, तो किसी की हक तलफी या किसी का हक जो है उसको सलब नहीं किया जा रहा। ये तो क्लियर बात है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती है जो हुकूमत करने जा रही है। या तो आप चाहते हैं कि जो इस वक्त मामलात हैं जो उस पर स्टेटस कोर है, या आप ये चाहते हैं कि जो ऑब्वियस जो इस वक्त हमारा आइन कहता है कि जो सीनियर प्यूनियर जज है वो चीफ जस्टिस बनेंगे, आप चाहते हैं वो ना बने। यही 2 वही रीजन हो सकते हैं आपके इसको तब्दील करने के लिए। और मेरा जहन जाता है वहीं पे पीटीआई ने 2019 में कहा, उसी वक्त फैसला कर लिया कि काजी फ़ाइज़ा साहब को हम इस केस में जो है बरतरफ करवा देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, फिर फलां जज होंगे जब इलेक्शन आ रहा होगा। सारी प्लानिंग करके बैठे थे, आपको पता है 3.5 साल हुकूमत चली। तो बेहतर ये नहीं है कि इस वक्त जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, इकॉनमी के इशू, इस पर फोकस करें। जुडिशरी के साथ इस वक्त ये पंगा लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं, कतई नहीं। देखें, अगेन मैं ये कहूँगा कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, और पार्लियामान अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो आपके सामने आ जाएगा, और वो अगर ले भी होगा नहीं हो सकेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें थोड़ा सा मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप ज़रूर इस पर इंतज़ार करें और देखें, क्योंकि हुकूमत की कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है।
हुकूमत की कोई इसमें नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। हुकूमत साफ नीयत से जो है लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स पे काम कर रही है।